नमस्कार, स्वागत है सभी का यूजीसी क्लासेस बाय एग्जामपुर के हमारे इस चैनल पर। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। आज का सेशन हम कल ही के सेशन से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पहले जितने पीवाईक्यूज किए थे, जितने एमसीक्यूज हमने किए थे, लगभग 40 तक हमने कवर किया था। आज हम उसी के आगे के एमसीक्यू सीरीज को, रिविजन सेशन को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सेशन में, सभी एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हम अपना आज का सेशन शुरू कर सके। सभी ने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, आप उनसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से आए और जुड़े और जुड़ करके हमारी क्लासेस का लाभ उठाएं। ठीक है, तो आज का हम सेशन कल ही के सेशन से आगे कवर करने वाले हैं। कल हमने शायद 40 तक हमने कवर किया था, तो उसी 40 क्वेश्चन के बाद जो है आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 वाला क्वेश्चन भी हम एक बार जरा देखते हैं। ठीक है, चलिए 41 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में शिक्षा प्रणाली निम्न में से किसकी देन है? लॉर्ड विलियम वेंटी की, लॉर्ड डलहौजी की, लॉर्ड कर्जन की या लॉर्ड मैकाले की? जल्दी से बताइए क्या सही करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्न में से किसकी देन है? लॉर्ड वेंटी की, लॉर्ड डलहौजी की, लॉर्ड कर्जन की या लॉर्ड मैकाले की? क्या करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर आपने बताना है। क्या करेक्ट आंसर होगा? भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्न में से किसकी देन है? करेक्ट आंसर क्या है? लॉर्ड मैकाले जिन्होंने भी कहा है करेक्ट आंसर है। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले यानी मैकाले मिनट जब आया उसके बाद से आपकी भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है वो विकसित होनी शुरू हो गई थी आधुनिक भारत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक कथन दिया है, दूसरा उसका परिणाम दिया हुआ है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। कथन कह रहा है शैक्षिक प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के गुणात्मक और मात्रात्मक विकास में है। परिणाम कह रहा है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्या कहेंगे आप, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए कह रहा है ए सही है लेकिन सी जो है वो गलत है। बी कह रहा है ए सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू यानी दोनों ही सही है। सी कह रहा है ए गलत है और सी जो है वो सही है। और डी कह रहा है ए और आर दोनों ही गलत है। क्या कहेंगे? शैक्षिक प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा में गुणात्मक और मात्रात्मक विकास में है। यह परिणाम सी शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ए, बी या फिर सी या फिर डी? करेक्ट आंसर आपने बताना है। क्या कहा गया है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा में गुणात्मक और मात्रात्मक विकास में है। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से शिक्षा में गुणात्मक सुधार भी आता है, क्वालिटेटिव चेंज भी आता है और क्वांटिटेटिव चेंज भी आता है। बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कहेंगे ए और सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सी बी स्टेटमेंट जिन्होंने भी कहा करेक्ट है, सभी का आंसर एकदम सही हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में मदद करता है, यानी कि फिलॉसफी हेल्प इन डिटरमाइनिंग एम ऑफ एजुकेशन। रीजन आर कह रहा है एजुकेशन डिपेंड मोस्टली ऑन फिलॉसफी, यानी कि शिक्षा ज्यादातर जो है वो दर्शन पर निर्भर करती है। क्या कहेंगे आप, क्या करेक्ट है? ए आर दोनों सही है, ए आर जो है वो दोनों गलत है, या फिर ए सही है या फिर आर गलत है, या फिर ए गलत है और आर जो है वो सही है? आप क्या कहते हैं, क्या सही होगा और क्या गलत होगा? ए, बी, सी या फिर डी? दर्शन फिलॉसफी की बात हुई है, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में मदद करता है। शिक्षा ज्यादातर दर्शन पर निर्भर करती है, ज्यादातर दर्शन पर निर्भर करती है। दर्शन के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं? विभिन्न वादों को पढ़ते हैं या विभिन्न जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक हैं
उनके एजुकेशनल विचारों को यहां पर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दर्शन कहीं ना कहीं शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में हेल्प करता है और ज्यादातर शिक्षा जो है वो दर्शन पर निर्भर करती है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने भी कहा ए स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में डाला गया है। कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 46, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 45A या फिर आर्टिकल 21A। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? जल्दी से बताना है कौन सा ऐसा आर्टिकल है। थ्योरी क्लास में आपने कवर किया हुआ है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की थी। क्या करेक्ट आंसर होगा? जितने भी बच्चों ने बोला है आर्टिकल 21A, ठीक है, आर्टिकल 21A जिन्होंने भी कहा है सभी का आंसर करेक्ट हो गया। आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर स्क्रीन पर आपके है, इसे देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मौजूदा सामाजिक प्रथाओं को बदलने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग के रूप में कहा जाता है। क्या मौजूदा सामाजिक प्रथाओं को जो कि बहुत रूढ़िवादी हैं उनको आप चेंज करना चाहते हैं, उनको परिवर्तन करने का आधार विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आप बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? सामाजिकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण या फिर आधुनिकीकरण, सोशलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन या फिर मॉडर्नाइजेशन। क्या कहेंगे? ये प्रक्रिया क्या है? सामाजिक प्रथाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर यानी कि तर्क के आधार पर और तकनीक के आधार पर आप बदलना चाह रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? क्या है ये प्रक्रिया? ये प्रक्रिया आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, मॉडर्नाइजेशन की ये प्रक्रिया है। ठीक है, जिन्होंने भी कहा है डी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षा में अवसरों की समानता का अर्थ है कि प्रत्येक छात्र प्रथम श्रेणी के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करता है, या बी को पुस्तकों और स्टेशनरी के बराबर संख्या में मिलना, बच्चों को इक्वली किताब और स्टेशनरी का सामान मिलना, उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार सुविधाएं देना, या फिर समाज में उसकी क्षमता और स्तर के अनुसार सुविधाएं प्रदान हो। क्या कहेंगे? क्या करेक्ट है? शिक्षा में अवसरों की समानता का अर्थ क्या है? कि प्रत्येक बच्चे को क्या प्राप्त हो? प्रत्येक बच्चे को क्या प्राप्त हो? इससे कहेंगे आप कि हाँ, ये शैक्षिक अवसरों में समानता प्रदर्शित करता है। क्या करेंगे? जब बच्चे को उसकी योग्यता और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सुविधाएं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं ये शैक्षिक अवसरों की समानता को प्रदर्शित करेगा। जिन्होंने भी कहा सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? असर्टेशन ए यानी अभिकथन ए दिया हुआ है, कहा गया है शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया प्रेरणा महत्वपूर्ण है। इसमें कारण आर कह रहा है प्रेरणा एक लक्ष्य के प्रति आकर्षण है और इसका अर्थ स्पष्ट करती है। मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अगला कह रहा है मोटिवेशन इज अट्रैक्शन टुवर्ड अ गोल एंड क्लैरिफाई इट्स मीनिंग। क्या कह रहे हैं? ओनली ए करेक्ट है, आर जो है वो इनकरेक्ट है, या फिर ए करेक्ट है, आर जो है वो करेक्ट है। अगला कह रहा है ए और आर दोनों ही करेक्ट हैं। आप क्या कहेंगे? कौन सा विकल्प इस प्रश्न के संदर्भ में सही होगा? क्या कहेंगे आप? शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा, मोटिवेशन होगा तो टीचिंग भी इफेक्टफुल होगी और लर्निंग भी इफेक्टफुल होगी। प्रेरणा एक लक्ष्य के प्रति आकर्षण है और इसका अर्थ स्पष्ट करती है। जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो किसी लक्ष्य के प्रति मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, या उसके प्रति आप काम करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ए और बी आपकी दोनों ही स्टेटमेंट जो है ए और आर करेक्ट है। तो आपने डी विकल्प को कहा कि यह बिल्कुल इस प्रश्न के संबंध में सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राष्ट्र की महानता उसकी भौतिक शक्ति और धन से नहीं बल्कि उसके लोगों के पारस्परिक संबंधों से मापी जाती है। यह किसका कथन है? किसी राष्ट्र की महानता उसकी भौतिक शक्ति और धन से नहीं बल्कि उसके लोगों के पारस्परिक संबंधों से मापी जाती है। यह किसका कथन है?
राधा कृष्णन जी का, टैगोर जी का, विवेकानंद जी का, या फिर गांधी जी का? क्या कहेंगे आप? क्या कथन, किसका कथन है ये? ए, बी, सी या फिर डी? क्या कहा है? किसी राष्ट्र की महानता उसकी भौतिक शक्ति या धन से नहीं, बल्कि उसके लोगों के आपसी संबंध कैसे हैं इससे मापी जाती है। किसका ये स्टेटमेंट है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या करेक्ट आंसर होगा? जिन्होंने भी कहा है डॉक्टर राधा कृष्णन जी का ये कथन है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हुआ है। ठीक है, ए स्टेटमेंट इस संबंध में बिल्कुल करेक्ट है। नहीं याद था, स्टेटमेंट याद रखनी है और उसके बाद याद रखना है कि किसने इस कथन को दिया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा शीर्ष निकाय है? ऐसा निकाय, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि टीचर्स एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा है। कौन सा ऐसा निकाय है जो कि टीचर्स एजुकेशन के बीच में, टीचर्स एजुकेशन के लिए काम कर रहा है? करेक्ट आंसर आपने बताना है यूजीसी या फिर एमएचआरडी या फिर एनसीटीई या फिर आपका एनसीईआरटी। क्या करेक्ट होगा? करेक्ट आंसर आपने बताना है कौन सा ऐसा निकाय है जो कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। क्या करेक्ट आंसर है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या करेक्ट आंसर होगा? जितने भी बच्चों ने बोला है एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद करेक्ट आंसर है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है वो करेक्ट है। सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ये एक ऐसी संस्था है जो कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक है, जिन्होंने भी सी स्टेटमेंट कहा है सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। यही वो संस्था है जो समस्त भारत में शिक्षक शिक्षा के मानकों का निर्धारण करती है, उनमें समन्वय स्थापित करने का काम करती है और उनके अनुरक्षण का काम करती है। यानी ये देखती है कि जो मानक निर्धारित किए हैं उनका ठीक से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। साथ ही ये भी देखती है कि शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण पर एक तरह से रोक लगाने की ये कोशिश करती है। तो एनसीटी आपकी वो संस्था है जो कि शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में नियंत्रण स्थापित करने का काम करती है। ठीक है, करेक्ट आंसर स्क्रीन पर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में शिक्षक शिक्षा संस्थान को की मान्यता के लिए किस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत में शिक्षक शिक्षा की मान्यता के लिए किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। पूछा गया है कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसने शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शिक्षक शिक्षा के संबंध में जो संस्था काम करती है वो तो ये शामिल होगी ही इसमें, और उसके साथ किसने इस पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या करेक्ट होगा? किसने किया है? एक तो एनसीटीई ने और साथ में इसके साथ मिलकर के नैक ने, इन दोनों ने मिलकर के शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। ठीक है, तो आपका बी स्टेटमेंट अगर आपने कहा है तो एकदम करेक्ट आंसर है इसका। बी स्टेटमेंट इस प्रश्न के संबंध में करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होता है क्या? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को अपना होमवर्क करने के लिए प्रेरित करना, प्रश्न बैंक तैयार करना या शिक्षण प्रक्रिया को सुखद बनाना। क्या सबसे ज्यादा मुश्किल है एक टीचर के लिए? चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजिंग है। अनुशासन, डिसिप्लिन, होमवर्क करवाना, प्रश्न बैंक तक तैयार करना या शिक्षण प्रक्रिया को सुखद बनाना है। क्या कहेंगे? ए, बी, सी या फिर डी? क्या करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्या सबसे चैलेंजिंग होगा कि टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस इंटरेस्टिंग, रुचिकर, आनंददायी बन सके। ठीक है, तो डी विकल्प जिन्होंने भी कहा है करेक्ट है। सभी का स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में माना जाता है? हायर एजुकेशन के फील्ड में पहली नीति वुड प्रेषण, मैकाले मिनट, एलिफ्सान रिपोर्ट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या कहेंगे? क्या करेक्ट आंसर है?
निम्न में से किसको उच्च शिक्षा के बारे में पहली नीति के रूप में माना जाता है? वुड प्रेषण, मैकाले मिनट, या फिर एल्फसान रिपोर्ट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्या करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर आपने बताना है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीति। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीति के रूप में किसे माना जाएगा? वुड प्रेषण, मैकाले मिनट, एल्फसान रिपोर्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या करेक्ट होगा? एल्फसान रिपोर्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सी विकल्प जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसने कहा कि स्कूल को लघु समाज बनाया जाए? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, हर्बर्ट ने, या फिर ड्यूई ने? किसका कथन है कि स्कूल को लघु समाज बनाया जाए? द स्कूल बी मेड एज अ मिनिएचर सोसाइटी। किसका कथन है? स्किनर, थॉर्नडाइक, या फिर हर्बर्ट, या फिर ड्यूई? क्या कहेंगे? किसका कथन है ये? किसका स्टेटमेंट है ये? अगर नहीं ज्ञात है तो इसका उत्तर जो है वो आपने ध्यान में रखना है। क्या करेक्ट आंसर है? जल्दी से बताइए। क्या कहेंगे? किसका कथन है? जितने भी बच्चों ने कहा है ये स्टेटमेंट हर्बर्ट का है, यानी सी स्टेटमेंट जो है वो संदर्भ में करेक्ट है। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। याद रखिए, हर्बर्ट का कथन है कि स्कूल को एक लघु समाज बनाया जाए। ठीक है, सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? केवल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषयों को कवर करने के लिए शुरू किया गया टीवी चैनल कौन सा है? केवल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषयों को कवर करने के लिए शुरू किया गया टीवी चैनल कौन सा है? ज्ञान दर्शन, व्यास, एकलव्य, या फिर किसान? क्या कहेंगे? क्या करेक्ट है? ए, बी, सी, या फिर डी? केवल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के विषयों को कवर करने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करने के लिए बनाया गया टीवी चैनल कौन सा है? क्या करेक्ट आंसर होगा? ज्ञान दर्शन, व्यास, किसान, या फिर आपका करेक्ट क्या है? एकलव्य। ठीक है, एकलव्य आपका इस प्रश्न के संदर्भ में करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी कहा सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना करता है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुसंधान की विधि क्या है? केस स्टडी, या फिर डेवलपमेंट, या फिर सर्वे, या फिर एक्सपेरिमेंट? क्या कहेंगे? प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना करना, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? केस स्टडी कहलाएगी, विकास कहलाएगी, सर्वे कहलाएगी, या फिर एक्सपेरिमेंट कहलाएगी? क्या कहेंगे आप? जनगणना को आप क्या कहेंगे? क्या है ये? ये क्या है? एक किस्म का जनसंख्या का समय समय पर किया जाने वाला सर्वे। ठीक है, तो जिन्होंने भी कहा सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट आंसर स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सार्वजनिक प्रसारण प्रणाली यानी कि प्रसार भारती का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना, मनोरंजन और शिक्षा, मनोरंजन, सूचना और सहभागिता, शिक्षित बातचीत और मनोरंजन, या फिर केवल मनोरंजन? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम लाइक प्रसार भारती इज इन्फॉर्म, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन, एजुकेट, इंटरेक्ट, या फिर इंटरटेन, या फिर एंटरटेनमेंट ओनली? क्या कहेंगे आप? क्या करेक्ट है? ए, बी, सी, या फिर डी? क्या सही उत्तर होगा? सूचना देना, साथ ही मनोरंजन भी करना और कुछ शिक्षाप्रद बातें भी बताना। ठीक है, यह है आपका प्रसार भारती का मुख्य उद्देश्य, सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। जिन्होंने भी ए स्टेटमेंट कहा है करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही हो गया है। स्क्रीन पर आप सही उत्तर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन की ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये क्या है? एक तथ्य है, मूल्य है, राय है, या फिर मूल्य निर्णय है? फैक्ट, वैल्यू, ओपिनियन, या वैल्यू जजमेंट? क्या कहेंगे आप इसे? क्या कहेंगे? बोला गया है स्टेटमेंट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है? फैक्ट, वैल्यू, ओपिनियन, या फिर वैल्यू जजमेंट? क्या करेक्ट होगा? ए, बी, सी, या फिर डी? क्या करेक्ट होगा?
क्या कहेंगे आप? ये एक वैल्यू जजमेंट है, एक वैल्यू जजमेंट है, एक मूल्य परक निर्णय है, ठीक है, मूल्य पर आधारित निर्णय आप इसे कहेंगे। डी स्टेटमेंट जिन्होंने भी कहा करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट देयर आर टू स्टेटमेंट बोथ ऑफ विच कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स, विच आर दीज टू स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट बतानी है जो कि गलत है, ठीक है। ऑल मशीन मेक नॉइस, सभी मशीनें आवाज करती हैं। सम मशीन आर नॉइसी, कुछ मशीन आवाज करती हैं। नो मशीन मेक नॉइस, कोई भी मशीन आवाज नहीं करती। या फिर सम मशीन आर नॉट नॉइसी, कुछ मशीनें आवाज नहीं करती हैं। क्या कहेंगे आप, क्या करेक्ट है? विकल्प देख लीजिए, प्रश्न को हिंदी में भी यहां पर देख लीजिए और उसके बाद उस उत्तर दीजिए। बोला गया निम्नलिखित कथनों में से दो कथन ऐसे हैं जिसमें से दो सत्य नहीं है लेकिन दोनों झूठे हो सकते हैं। ये दो कथन कौन से हैं? सभी मशीनें शोर करती हैं, कुछ मशीनें शोर करती हैं, कोई भी मशीन शोर नहीं करती, या कुछ मशीनें शोर नहीं करती। क्या कहेंगे आप, क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? जल्दी से बताइए, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? सभी मशीनें शोर करती हैं, ऐसा है कि सभी मशीनें शोर करती हैं, गलत स्टेटमेंट है। कुछ मशीनें शोर करती हैं, हो सकता है कि बहुत सारी मशीनें हैं जिनमें से कुछ शोर करती हो। कोई भी मशीन शोर नहीं करती, ऐसा संभव है कि कोई भी मशीन बिना आवाज के चलती हो, या कुछ मशीनें शोर नहीं करती। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इनकरेक्ट छांटना था तो इनकरेक्ट कौन से हो गए आपके? पहला और आपका तीसरा, ठीक है। तो आपने यही कहा कि पहला और तीसरा जो है ये दोनों इनकरेक्ट कथन है और यही आपको छांटने भी थे। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सी विकल्प आपका इस प्रश्न के संबंध में एकदम करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू अजम्पशन। अजम्पशन एक जो दिया गया है वो कहता है इसको एन अजम्पशन इन समथिंग सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड, कंसीडर द स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज इम्प्लिक्ट इन। स्टेटमेंट दिया है, कहा गया है वी नीड नॉट वरी अबाउट एरर बट मस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम अवर एरर्स। वो कह रहा है हमें गलतियों की चिंता नहीं करनी चाहिए लेकिन हमें गलतियों से सीखना चाहिए। अजम्पशन कह रहा है एरर में टेक प्लेस व्हेन वी आर कैरिंग आउट सर्टेन वर्क। वो कह रहा है गलतियां तभी होती हैं जब हम कोई कार्य करते हैं। उसका अजम्पशन दूसरा कह रहा है वी आर कैपेबल ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम द पास्ट एंड इंप्रूव अवर चांस फॉर एरर फ्री वर्क, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि हमें अपने पूर्व के कार्यों से हम काफी चीज सीखते हैं और भविष्य में उन गलतियों को ना करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हिंदी में भी प्रश्न यहां पर दिया गया है कथन और उसके लिए मान्यता दी है, करेक्ट आपने छांटना है। हमें त्रुटियों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन हमें अपनी त्रुटियों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। त्रुटियां तभी होती हैं जब हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं, हम अतीत से लाभान्वित होने में सक्षम है और त्रुटि मुक्त कार्य के अवसर में सुधार करते हैं। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर आपने बताना है, क्या करेक्ट होगा? केवल एक जो है वो निहित है, एक ही करेक्ट है, दूसरी करेक्ट है, या फिर एक दो दोनों ही जो है ना तो या तो धारणा एक या दो निहित है, दोनों ही सही है, दोनों धारणाएं अंतर्निहित है। क्या कहेंगे आप, क्या है? क्या कहा गया है? त्रुटियां तब होती हैं जब सब कुछ कोई कार्य कर रहा होता है, हम अतीत में जो भी काम करते हैं उनसे लाभान्वित होते हैं और उसके बाद भविष्य में हम उनको त्रुटि मुक्त कार्य करना हमें आ जाता है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से अंतर्निहित हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। बोथ अजम्पशन इज इम्प्लिक्ट। तो जिन्होंने भी डी स्टेटमेंट कहा है बिल्कुल करेक्ट है सभी का आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर इज दैट मशीन विच वर्क मोर लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। दिस डिफाइन अ कंप्यूटर इज, क्या है, क्या परिभाषित करता है ये? कंप्यूटर वह मशीन है जो मानव मस्तिष्क की तरह काम करती है। कंप्यूटर की यह परिभाषा है सही, गलत या फिर आंशिक रूप से सही या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप क्या कहेंगे, क्या करेक्ट है? कंप्यूटर की क्या ये सही परिभाषा है कि वो मानव की तरह काम करता है? क्या कहेंगे कि ये बिल्कुल ही सही परिभाषा है, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
कंप्यूटर जो है वो मशीन की तरह मानव मस्तिष्क के जैसे काम करता है। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है, क्या शामिल है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में? ईमेल, इंटरनेट, एजुकेशनल, टेलीविजन या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में, क्या शामिल है? ईमेल, इंटरनेट, एजुकेशनल, टेलीविजन या फिर ऑल ऑफ द अबव, या सभी शामिल है? क्या कहेंगे आप, क्या शामिल है? आईसीटी के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हैं? ए, बी, सी या फिर डी? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट है? आईसीटी के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हैं? क्या करेक्ट हुआ? उपरोक्त सभी जो हैं वो इस प्रश्न के संबंध में बिल्कुल सही उत्तर है। ईमेल भी शामिल है, इंटरनेट भी शामिल है और साथ ही एजुकेशनल जो टीवी चैनल है वो भी आपके सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है। तो आपने कहा डी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है? यह माना जाता है कि हमारा ग्लोब उत्तरोत्तर गर्म हो रहा है। यह ग्लोबल वार्मिंग अंततः परिणाम देगा किसको? उपयोगी भूमि की उपलब्धता में वृद्धि होगी, भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर जलवायु में एकरूपता आएगी, समुद्र तल गिरने लगेगा या ध्रुवीय बर्फ जो है वो पिघलना प्रारंभ कर देगी। ग्लोब उत्तरोत्तर गर्म हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या होगा? इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल लैंड, उपयोगी भूमि में जो है वो वृद्धि होगी, या फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्लाइमेट एज इक्वेटर एंड पोल्स, या फिर फॉल इन द सी लेवल, या फिर मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। क्या होगा, क्या होगा इससे? ध्रुवीय बर्फ पिघलेगी, ध्रुवों में जो बर्फ है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी और बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा? जैसा हो रहा है उत्तराखंड में निरंतर बाढ़ की स्थिति, बार बार बाढ़, समस्याग्रस्त बाढ़, जिससे कई लोगों की जानें जा रही हैं, है ना? तो डी विकल्प जिन्होंने कहा है करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पूछा गया भारत के किन भागों में भूमिगत जल अर्सेनिक संदूषक से प्रभावित है? इन विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्राउंड वाटर इज अफेक्टेड विद अर्सेनिक कंटेनमेंट? हरियाणा में अर्सेनिक कंटेनमेंट है, संदूषक जो प्रदूषक है वो हरियाणा में मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, सिक्किम में या फिर पश्चिम बंगाल में। कहां पर जल में अर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से भूमिगत जल जो है वो प्रदूषित हो रहा है? ठीक है, अर्सेनिक एक हानिकारक जो है तत्व है जो कि आपके पानी में मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं वो पानी को प्रदूषित करेगा, पानी पीने योग्य नहीं बचेगा, वो एक कह सकते हैं रासायनिक होकर के उसमें दूषित हो जाएगा। क्या कहेंगे, कौन सा ऐसा राज्य है? जिन्होंने भी कहा पश्चिम बंगाल में जल, भूमिगत जल जो है वो अर्सेनिक की मात्रा आ जाने के कारण दूषित हो रहा है। डी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हुगली डेल्टा में सुंदरवन किसके लिए जाना जाता है? हुगली डेल्टा में सुंदरवन किसके लिए जाना जाता है? ग्रासलैंड, वहां घास के मैदान है, कन्फायर्स है, मैंग्रोव्स है या फिर रिड फॉरेस्ट है? क्या कहेंगे आप, क्या करेक्ट है? ए, बी, सी या फिर डी? हुगली डेल्टा में सुंदरवन किसके लिए जो है वो जाना जाता है? क्या करेक्ट आंसर होगा? क्या करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? किसके लिए जाना जाता है? ग्रासलैंड घास के मैदान है, कन्फायर्स है यानी शंकुधारी वृक्ष है वहां पर, मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स भी एक वन के ही प्रकार होता है, ठीक है, या फिर एरिड फॉरेस्ट है, बिल्कुल सूखे जंगल है वहां पे। किसके लिए जाना जाता है? क्या करेक्ट आंसर होगा? जिन्होंने भी कहा है हुगली डेल्टा में सुंदरवन के अंदर आपको मैंग्रोव जो है वो देखने को मिलते हैं, तो सभी का आंसर करेक्ट है। सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है इस प्रश्न के संबंध में। करेक्ट आंसर स्क्रीन पर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध नदी पर स्थित है। किस नदी पर सरदार सरोवर बांध जो है वो स्थित है? उस नदी का नाम आपने बताना है।
कौन सी ऐसी नदी है जहां पर सरदार सरोवर बांध जो है वो उपलब्ध है? ये क्वेश्चंस आपके पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यानी कि लोक विकास और पर्यावरण की यूनिट से है, ठीक है, जो कि पेपर 1 की ही एक यूनिट है। क्या करेक्ट आंसर होगा? कौन सी नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध जो है वो स्थित है? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? नर्मदा नदी पर, याद रखना है, नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध जो है वो स्थित है। जिन्होंने डी स्टेटमेंट कहा करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही हो गया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज में महिलाओं की सीटों का आरक्षण है कितने प्रतिशत? कुल सीटों का 30%, कुल सीटों का 33%, कुल जनसंख्या का 33%, उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कितना प्रतिशत है? 30, 33 या 30 कुल जनसंख्या का 33% है, या फिर उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर यह प्रतिशत निश्चित किया गया है? क्या कहेंगे आप? जितनी भी टोटल सीटें हैं उन सीटों का 33% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए कुल सीटों के 33% का आरक्षण जो है इसका प्रावधान बना हुआ है। बी स्टेटमेंट आपका इस संदर्भ में बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में संस्थान दिए हुए हैं और सूची 2 में वो संस्थान किस राज्य किस जगह में स्थित है वो जगह आपने पहचान करके बतानी है। दोबारा से पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की यूनिट से क्वेश्चन है। कहा गया है इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी ये कहां पर है? या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहां पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये कहां पर है? सही मिलान आपने करके बताना है क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए। आपको कोड दिया हुआ है, उम्मीद है सारे ही कोड आपको नजर आ रहे होंगे। सारे ही कोड आपको नजर आ रहे हैं अच्छे से। अब आपने उत्तर देना है। इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर स्थित है? जिन्होंने भी कहा इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जत नगर में है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है, ठीक है। अगला, जिन भी बच्चों ने कहा है कि आपका इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी ये जो है आपका पुणे में स्थापित है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है, ठीक है। अगला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिन्होंने भी कहा है कि ये जो है बैंगलोर में स्थापित है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। और अगला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका दिल्ली में स्थित है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आप क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के संदर्भ में? जिन्होंने भी कहा ए विकल्प करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पूछा गया है AICTE का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है AICTE का? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर थ्रो एजुकेशन या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ट्यूटोरियल एजुकेशन? क्या है AICTE? ये आपने किसके संबंध में पढ़ा था? किसके लिए ये एक नियामक संस्था के तौर पर काम कर रहा है? किसके लिए ये एक नियामक संस्था के तौर पर काम कर रहा है? तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ये एक नियामक संस्था के तौर पर काम कर रहा है। सारी आपकी टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को भारत में उन सभी को अच्छी तरीके से व्यवस्थित रखने का काम जो है वो आपका AICTE का है। तो करेक्ट फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की आपकी करेक्ट फुल फॉर्म है। जिन्होंने भी ए विकल्प कहा है सभी का आंसर बिल्कुल सही हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका AICTE से संबंधित है। कहा गया है कि विच स्टेटमेंट यानी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो AICTE के संदर्भ में करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड द नेशनल लेवल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन under the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource and Development. It was first established as an advisory body
in November 1945 and later granted statutory status by an act of parliament in 1987. AICT is responsible for proper planning and coordination, development of technical education and management education system in India. It is an autonomous public technical and research university located in India. क्या कहेंगे, क्या करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी? आपको डी स्टेटमेंट उम्मीद है नजर आ रही होगी। क्या करेक्ट है इस प्रश्न के संबंध में आपका उत्तर मैं हिंदी में भी एक बार दिखा दूं सभी को। कहा गया है कि एआईसीटी क्या है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन एक तकनीकी शिक्षा के लिए एक संवैधानिक निकाय और एक राष्ट्रीय स्तर की परिषद के तौर पर यह मौजूद है। नवंबर 1945 में इसे एक सलाहकार निकाय के तौर पर स्थापित किया गया था और उसके बाद 1987 में संसद ने इसको एक अधिनियम बना करके इसको वैधानिक स्वरूप दे दिया, संवैधानिक निकाय बना दिया। अगला कह रहा है एआईसीटी भारत में तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा प्रणाली को समुचित नियोजित और समन्वित विकास करती है। अगला कह रहा है यह भारत में स्थित स्वायत्त सार्वजनिक तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय है। क्या करेक्ट होगा? पहले तीन स्टेटमेंट आपने अपनी थ्योरी क्लास में किए थे, बिल्कुल करेक्ट है। ये कोई विश्वविद्यालय नहीं है, ठीक है, ये तकनीकी शिक्षा को देखने के लिए एक नियामक संस्था के तौर पर मौजूद है। तो आप कहेंगे एबीसी करेक्ट है, एबीसी करेक्ट है, ठीक है। बी स्टेटमेंट जिन्होंने कहा करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। दोबारा से पूछा गया एआईसीटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? AICT recognized post-graduation and graduation program under specific category in Indian Institute as per its character, या फिर ensuring quality insurance through AICT accreditation, या फिर management of technical education in the country, या फिर AICT is governed by the National Institute of Technology Act 2007। हिंदी में भी देख लेते हैं। कहा गया AICT अपने चार्टर के अनुसार भारतीय संस्थानों में विशिष्ट श्रेणी के तहत स्नातकोत्तर और स्नातक कार्यक्रम को मान्यता देने का काम कर रहा है। एआईसीटी प्रत्यायन के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करता है, देश में तकनीकी शिक्षा को प्रबंधित करता है, या एआईसीटी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2007 द्वारा शासित है। आप क्या कहेंगे, क्या करेक्ट है? ए बी सी या फिर डी, क्या करेक्ट है? जितने भी बच्चों ने कहा है कि इस संबंध में आपके पहले तीन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये भारतीय संस्थानों में विशिष्ट श्रेणी के तहत स्नातकोत्तर स्नातक के कार्यक्रम को मान्यता देता है, उसके बाद गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करता है और तकनीकी शिक्षा का प्रबंध का काम करता है। तीन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, ये आपका करेक्ट नहीं है। तो आपने कहा एबीसी जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए, करेक्ट आंसर स्क्रीन पर है आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एआईसीटीई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर अनिल डी सहस्रबुद्धि, एमपी पुनी, डीपी सिंह, या फिर भूषण पटवर्धन। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? थ्योरी क्लास में आपने किया हुआ है एक एक क्वेश्चन बारीकी से। क्या करेक्ट आंसर होगा? ए बी सी या फिर डी, क्या करेक्ट आंसर है? कौन है वर्तमान समय में एआईसीटी के अध्यक्ष? क्या करेक्ट आंसर है? प्रोफेसर अनिल डी सहस्रबुद्धि। प्रोफेसर अनिल डी सहस्रबुद्धि इसका करेक्ट आंसर है। ए विकल्प जिन्होंने भी कहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कहा गया है एआईसीटीई का मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर की बात करी है, कहां पर है? नई दिल्ली में, बॉम्बे, बैंगलोर में, या फिर कलकत्ता में? कहां पर है एआईसीटीई का मुख्यालय, हेडक्वार्टर? ए बी सी या फिर डी, क्या करेक्ट है? जिन्होंने भी कहा है नई दिल्ली में एआईसीटीई का मुख्यालय है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हुआ है। ए विकल्प आपका इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पूछा गया है प्रश्न एनआईटीज के संबंध में। कहा गया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। विकल्प है ईच एनआईटी इज ऑटोनॉमस, हर एनआईटी अपने आप में स्वायत्त है, कनेक्टेड टू अदर थ्रू अ कॉमन काउंसिल, और एक दूसरे से वो एक सामान्य परिषद के माध्यम से जुड़ी हुई है। दे आर गवर्न्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2007। ये सभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अधिनियम 2007 से जुड़े बने हुए हैं, प्रबंधित हैं।
ऑल एनआईटीज आर फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के द्वारा फंडेड होते हैं। अगला है एनआईटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एनआईटी जो है वो भारत में जितनी भी तकनीकी शिक्षा है और प्रबंध की जो शिक्षा है उनके प्लानिंग और समन्वय के लिए जिम्मेदार है। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट है, ए बी सी या डी? नीचे आपको कोड दिए गए हैं, करेक्ट कोड का आपने चयन करना है। आपके इसके लिए मैं सामने हिंदी में भी प्रश्न कर रही हूं, इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से पढ़िए और दीजिए। प्रत्येक एनआईटी स्वतः जो एक कॉमन काउंसिल के माध्यम से दूसरे से जुड़ा हुआ है, वे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2007 द्वारा शासित है। सभी एनआईटी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। एनआईटी भारत में तकनीकी शिक्षा और प्रबंध शिक्षा प्रणाली के समुचित नियोजन और समन्वित विकास के लिए जिम्मेदार है। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी? क्या करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी? करेक्ट आंसर आपने बताना है। देखिए ऊपर के 3 विकल्प आपके बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऊपर के 3 आपके बिल्कुल सही है। एनआईटीज, हर एनआईटी स्वायत्त है और ये कॉमन काउंसिल के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कौन से अधिनियम के तहत? अधिनियम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2007 के द्वारा शासित है और सभी एनआईटी भारत सरकार से वित्त पोषित होती हैं, ठीक है। अलग जो लास्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, ये आपका एआईसीटीई का काम है। तो आपने कहा एबीसी का जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रूसा के संबंध में क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ नेशनल हायर एजुकेशन कैंपेन रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है? द नेशनल हायर एजुकेशन कैंपेन अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम एम टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री। आपका जो नेशनल हायर एजुकेशन प्रोग्राम है यानी कि जो रूसा है, ये केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर किया गया एक प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य है कि हायर एजुकेशन के जितने भी संस्थान है उनको वित्त पोषित करना। अगला कह रहे हैं, द नेशनल हायर एजुकेशन कैंपेन रूसा इज एन ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। ये क्या है? संपूर्ण विकास के लिए, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में संपूर्ण विकास के लिए ये काम कर रही है रूसा, और इसको लॉन्च किया गया 2013 में किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला कह रहा है, रूसा एम टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। रूसा का उद्देश्य क्या है कि ये राज्य में जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है उनको फंडिंग देना, उनको वित्त पोषित करना। दिस कैंपेन हैज बीन मेड इन एसोसिएशन विद आईआईटीज एंड एनआईटीज। ये जो कैंपेन है ये आईआईटी और एनआईटी से जुड़ा हुआ है। क्या करेक्ट है ये? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? आपको हिंदी में भी प्रश्न यहां पर दिख रहा है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य पूरे देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2013 में शुरू किया गया। भारत में उच्च शिक्षा के लिए विकास की समग्र योजना है। रूसा का लक्ष्य पात्र राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को राजनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। यह अभियान आईआईटी, एनआईटी आदि के साथ मिलकर प्रारंभ किया गया है। क्या कहेंगे आप, कौन सा कथन सही है आपका? पहले 3 स्टेटमेंट यहां पर भी एकदम करेक्ट है, ये आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये आपका करेक्ट नहीं है, ये आपका उन्नत भारत अभियान के संबंध में ये कथन कहा गया है यहां पर। तो आपने कहा ए बी सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। डी स्टेटमेंट पे आप करेक्ट में आ गए, ठीक है। तो 74th का आपने करेक्ट आंसर देख लेना है स्क्रीन पर। डी विकल्प आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका उन्नत भारत अभियान से ही है। Which statement is correct in context of उन्नत भारत अभियान? उन्नत भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है? The उन्नत भारत अभियान is a program by the Ministry of Human Resource and Development, Government of India, designed for rural area. The government has launched the Unnat Bharat Abhiyan on 11th November 2014. Unnat Bharat Abhiyan aim to ensure improvement in affiliation and academic and examination system. Advance India is inspired by the vision of transformation change in the rural development program by the Leveraging Knowledge Institute. आपको यहाँ पर हिंदी में भी दिखाया जा रहा है।
उन्नत भारत अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि इसके लिए एक नोडल एजेंसी है, भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम है जिसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार ने 11 नवंबर 2014 को उन्नत भारत अभियान जो है वो शुरू किया था। उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य संबद्धता, शैक्षिक और परीक्षा प्रणालियों में सुधार सुनिश्चित करना है। उन्नत भारत का ज्ञान संस्थानों का लाभ उठाकर ग्रामीण विकास प्रक्रिया में परिवर्तनकारी परिवर्तन की दृष्टि से यह प्रेरित रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या करेक्ट है? उन्नत भारत अभियान थ्योरी क्लास में आपने किया हुआ है, इस संबंध में आपको बताना है क्या करेक्ट है। अब देखिए, उन्नत भारत अभियान नोडल एजेंसी कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का कार्यक्रम है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कब प्रारंभ किया गया था? 11 नवंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगली चीज, उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य संबद्धता, शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना है, ये नहीं है करेक्ट। उन्नत भारत अभियान ज्ञान संस्थाओं का लाभ उठाकर ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन की दृष्टि से प्रेरित किया गया है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, जिन्होंने भी कहा है आपका ए, बी और डी करेक्ट है, सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो सभी का उत्तर जो है यहां पर बिल्कुल करेक्ट हुआ है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन ज्ञान के संदर्भ में है, आपने ज्ञान पढ़ा हुआ है, ज्ञान के संबंध में अगला क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क? ज्ञान के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑन 30th November 2015 the government of India approved a new program called Global Initiative of Academic Networks in Higher Education aimed at harnessing the talent of scientists and entrepreneur in higher education. Global Initiative of Academic Network GYAN aims to engage faculty and students of higher education institute in understand rural realities. Its objective is to create a network of टैलेंट ऑफ मौजूदा साइंटिस्ट, जो वर्तमान समय में साइंटिस्ट हैं, एंड एंटरप्रेन्योर्स एट द इंटरनेशनल लेवल सो दैट द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन कैन गेट excellent global support. Smriti Zubin Irani on June 29, 2014 in Goa, it has decided that the system of guest lecture will be developed by internationally and nationally re-owned expert. विकल्प आपको दिए हैं, हिंदी में हम एक बार देख लेते हैं। कहा गया है ज्ञान जो है वो भारत सरकार 30 नवंबर 2015 को उच्च शिक्षा में वैज्ञानिकों और उद्यमियों की प्रतिभा के उपयोग के उद्देश्य से उच्च शिक्षा में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स नामक एक नए कार्यक्रम को मंजूरी इसने दी है। अगला कहा गया है ज्ञान का उद्देश्य ग्रामीण वास्तविकताओं को समझने में उच्च शैक्षिक संस्थान के संकाय और छात्रों को संलग्न करना है। अगला कह रहा है इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा वैज्ञानिकों और उद्यमियों की प्रतिभा का एक नेटवर्क बनाना है, जिससे कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों को वैश्विक उत्कृष्टता सहयोग मिल सके। अगला कह रहा है स्मृति जुबीन ईरानी ने 29 जून 2014 को गोवा में एक यह निर्णय लिया कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा अतिथि व्याख्यान की एक प्रणाली को विकसित किया जाएगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा ज्ञान के संबंध में? आपने पढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। क्या करेक्ट है? जिन्होंने भी कहा है पहला स्टेटमेंट जिसमें कहा गया था इसकी स्थापना कब हुई है, 30 नवंबर 2015 में हुई है और इसके माध्यम से वैज्ञानिकों और उद्यमियों की प्रतिभा का उपयोग के उद्देश्य से ये ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क के नामक से कार्यक्रम स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपका इस संबंध में कि ये ग्रामीण वास्तविकताओं को समझने के लिए उच्च शैक्षिक संस्थानों के संकाय के छात्रों को संलग्न करता है, ये आपका इसके संबंध में करेक्ट नहीं है, ये उन्नत भारत अभियान के संबंध में है। अगला इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा वैज्ञानिकों और उद्यमियों की प्रतिभा का एक नेटवर्क बनाना है, बिल्कुल करेक्ट है। और आपका डी स्टेटमेंट भी इसके संदर्भ में करेक्ट है, आप कहेंगे ए, सी और डी। ठीक है, ए, सी और डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने कहा ए विकल्प करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हुआ है। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, ये उन्नत भारत अभियान के संबंध में है। ठीक है, यहां पर आपका आंसर जो है वो गलत मार्क हुआ है, इसको हम नहीं मानेंगे, ए विकल्प को आप सही मान के चलें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ नेशनल इन्वेंशन कैंपेन? नेशनल इन्वेंशन कैंपेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? This campaign was started by APJ Abdul Kalam on 9 July 2015. The National Invention Campaign is an initiative of motivate students towards science and maths by providing science, mathematical and technological education to the student aged 16 to 18 years through experimentation, model building, etc. It also has the facility of audio and video. Through this scheme, the government will provide free education to online students. क्या कहेंगे, क्या सही है? हिंदी में भी आप इसे देख लेते हैं। पूछा गया राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह अभियान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 9 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था बताया गया है और कहा गया है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत 6 से 18 वर्ष के बच्चों को गणित और विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ा दिया है, ऑडियो वीडियो सुविधा उपलब्ध है और इस योजना के माध्यम से सरकार ऑनलाइन छात्रों को निःशुल्क पढ़ाती है। क्या कहेंगे आप, क्या करेक्ट है? क्या करेक्ट है? ए, बी, सी या फिर डी? देखिए इस संबंध में आपकी पहली स्टेटमेंट जो कि बता रही है एपीजे अब्दुल कलाम ने कब स्थापित किया था और उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपकी 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यह सुविधा है, तो आपके पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आप कहेंगे डी स्टेटमेंट की आपका करेक्ट आंसर है। आंसर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में हमारे जो प्रश्न थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। जो भी बच्चे जुड़े रहे बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में बने रहने के लिए, बहुत बहुत आभार सभी का। उम्मीद है आपको इन क्लासेस से फायदा हो रहा होगा। जितने भी बच्चे जुड़े रहे जिन्होंने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और इस क्लास को मैं अब यहीं पे समाप्त करती हूं। आप लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी शाम 5 बजे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में बने रहने के लिए। धन्यवाद।